हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास हमारी क्लास 9th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, और कुछ पार्ट उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली जो क्लासेस थी उनमें हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने मैटर की जो क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आगे चलते हैं और आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहली बात स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट सॉलिड्स। वैसे तो आप जानते हैं इन्हें हम कहते हैं ठोस, ठीक है। सॉलिड्स एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पत्थर है, चौक है, डस्टर है, वुड है, अलमारी है, ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो पदार्थ हैं जो कि अपने एक निश्चित आकार में रहते हैं, जिनके शेप को आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जाए तो काफी ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो हम सॉलिड को कैसे डिफाइन करें, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, है ना, डेफिनेट शेप होता है इनका, और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। डेफिनेट शेप हो जाएगा, और हम ये लिख सकते हैं कि इनका जो शेप होता है उसके साथ साथ इनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनकी फिक्स रहती है। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, तो लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स ही रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका, नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इनको दबाया या पिचकाया नहीं जा सकता। तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई लकड़ी का हमारे पास, मान लीजिए हमारा डस्टर ही है क्लास के अंदर, तो क्या हम उसको प्रेस करें तो वो पिचक जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रबर बैंड है, अपने डेफिनेट शेप में रहता है, लेकिन जब हम उस पर बल लगाएंगे तो वो अपने शेप को चेंज कर लेता है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो हर जगह ये बात भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध एक्सेप्शंस को छोड़कर ये जो डेफिनेशन है ये सभी सॉलिड्स पर अप्लाई होती है। अगर इसी को हम हिंदी में नोट कर लें तो हम लिखेंगे कि ठोस पदार्थ क्या है, इनका निश्चित आकार व आयतन होता है तथा संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी न के बराबर होती है। अब साइंस के स्टूडेंट हैं, हम अगर डायग्राम बनाना चाहें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम होता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है कि सॉलिड जो वस्तुएं होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित होते हैं। अगर हम इनके आकार की बात करें तो इसका डायग्राम हमको कैसे बनाना पड़ेगा, ये इसका डायग्राम होगा। इनके बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, और इसी कारण अब इनके पास क्या है, देखिए यहाँ हम जब इस डायग्राम में देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इनके पास इधर से उधर खिसकने लायक जगह ही नहीं है। अगर हम इन पर दाब लगाते भी हैं तो ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते, और यही रीजन है जिसकी वजह से सॉलिड जो होते हैं इनका शेप हमेशा एक फिक्स शेप रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। क्लियर है, ये हो गए सॉलिड एग्जाम्पल, हम इसके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चले और अगली बात करें हम किसकी, सॉलिड्स के बाद लिक्विड्स की। सेकेंड वन, लिक्विड्स। इनको कहते हैं द्रव पदार्थ। लिक्विड्स
कॉमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि वो चीजें जो फैल बहती हैं उनको हम लिक्विड्स कह सकते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं इनका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि हमने 1 लीटर दूध अगर खरीदा तो उस 1 लीटर दूध को हम बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगी, भगोनी में रखेंगे भगोनी का शेप ले लेगी, किसी और बर्तन में रखेंगे उसका शेप ले लेगी, किसी पैकेट में बंद कर देंगे तो पैकेट का शेप ले लेगी। यानी कि रहेगा वो दूध 1 लीटर ही, लेकिन उसका शेप उस बर्तन पर डिपेंड करेगा जिसके अंदर की उसे रखा जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिक्विड्स हैव definite volume but they take the shape of the container in which they are kept। क्लियर है? यानी कि लिक्विड जो हैं इनका आयतन तो निश्चित है, लेकिन ये उस पात्र का आकार ले लेते हैं जिसके अंदर इन्हें रखा जाता है। यानी कि दे हैव इनडेफिनेट शेप। क्लियर है? हिंदी में इनको और लिखे अगर अपन तो द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। ये उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है देखिए कि इनका आकार जो है वो निश्चित क्यों नहीं होता। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, उनके अंदर थोड़ा बहुत रिक्त स्थान यानी कि स्पेस पाया जाता है, जो कि इनके आकार को चेंज करने में मदद करता है। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो इनके आकार को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें अगर, तो हम लिक्विड्स को इस तरीके से बना सकते हैं। तो सॉलिड से तो थोड़ा अलग है, ये यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं ये, और इसीलिए जब इन पे बल लगाया जाता है तो ये अपने आकार को चेंज कर लेते हैं। होंगे पास पास, लेकिन इनमें मूवमेंट पॉसिबल है। साथ ही साथ लिक्विड्स जो होते हैं ये लिक्विड्स के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज यानी इनका विसरण हो जाता है, जबकि सॉलिड्स का डिफ्यूज होना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये डिफ्यूजन हमारे कहाँ काम आ रहा है, तो ये डिफ्यूजन जो है ये काम आ रहा है एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के। एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स कौन सी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जो कि वाटर में डिजोल्व ऑलरेडी होती है, वही लेते हैं काम में। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो जाती है। सॉलिड्स की डिफ्यूजन पावर जो है वो लिक्विड्स के मुकाबले कम है। जैसे लिक्विड में लिक्विड को मिलाया तो फटाफट डिफ्यूज हो जाएगी, लेकिन सॉलिड को अगर किसी लिक्विड में मिलाया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और ये गैस जो है ये आसानी से काम आ जाती है। किसके लिए? लिक्विड फॉर्म में जो है गैस जो है पानी के अंदर घुली हुई, वो एक्वेटिक एनिमल्स के काम में आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस जो होती हैं इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि इनका ना तो आकार निश्चित है और ना ही इनका आयतन निश्चित है। They do not have a fixed volume or shape. Particles of gases are always moving.
इनका ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, और इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये देखिए इस तरीके से ये गैसेस हैं, कहीं भी जहां इनका मन करे वहां ये मूव कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे देखें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। गैसेस जो हैं ये इनको हम कुछ मात्रा में बाउंड करके रख सकते हैं, जैसे बलून में भर दिया इस तरीके से, लेकिन इन गैसेस को हम बल लगाकर प्रेशराइज करके और क्या कर सकते हैं, कुछ मात्रा में गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी गैस के सिलेंडर्स होते हैं, सीएनजी के सिलेंडर्स होते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, काफी ज्यादा दाब या प्रेशर लगाकर इन गैसेस को लिक्विड फॉर्म में फिल किया जाता है, जो कि हमारे काम में आती है। अब वहां पर क्या होता है, ये गैसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा दाब लगाकर इनको भर दिया जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर काफी बल लगाते रहते हैं, और इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि हम जब परफ्यूम की बॉटल को प्रेस करते हैं तो कितनी ज्यादा प्रेशर से उसमें से परफ्यूम या डीओ बाहर निकलता है, क्योंकि वहां इन गैसेस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके उस पात्र में रखा गया है। तो इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। चलिए, ये तो बात हो गई तीनों तरह के सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगली बात हम करेंगे, हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि किसी भी पदार्थ का तापमान बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक स्टैंड है, यहां पर हमने एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, इस बीकर में हमने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, यहाँ एक स्टिरर यानी कि मिलाने वाला है ना, ऐसे इस तरीके से मिलाएगा। यहाँ ये बर्नर है, ठीक है, इस बर्नर से आग जल रही है, बीकर गर्म हो रहा है, और यहाँ हमने एक थर्मामीटर रखा हुआ है। ये जो थर्मामीटर है, अब हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं, ये आइस जो है इसका टेम्परेचर कितना होगा, है ना, यही होगा। अब हम ये करते हैं कि धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, ये स्टैंड से लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये स्टैंड है यहाँ पर, ठीक। अब समझ में आ रहा है डायग्राम। अब क्या किया हमने कि ये जो आइस क्यूब्स हैं इनको हम गर्म करना शुरू करेंगे। गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगी, आइस धीरे धीरे मेल्ट होगी। क्लियर है? तो हम ये सोच लें कि जब आइस मेल्ट हो रही है तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है ना ये बढ़ना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बढ़े 1, 2, 3, 4 डिग्री तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब तक ये पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक इस पूरे एपरेटस का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है भाई, बर्फ को जब हम गर्म कर रहे हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है यानी वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो बर्फ का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पानी तो बर्फ के मेल्ट होने से बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा, 1, 2, 3, 4 डिग्री तक क्यों नहीं पहुंच रहा, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। और यही रीजन अब हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का प्रभाव यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा। तो देखिए यहाँ पर 2 काम होते हैं कि जब हम इसको गर्म करते हैं, पहली बात तो बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड स्टेट में है, एक दूसरे के बहुत पास पास बाउंड हैं, तो ये जो हमने हीट दी ये कहाँ कहाँ काम आई। एक बार तो ये हीट कहाँ आ गई कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, आइस पार्टिकल्स को अलग अलग करने के काम आ गई। पहली चीज तो आइस के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उनको दूर दूर करना पड़ेगा तभी तो वो मेल्ट होंगे, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुछ मात्रा में तो ये जो ऊर्जा है, कौन सी, हीट एनर्जी, ये आइस पार्टिकल्स को अलग अलग करने के काम में आ गई। साथ ही साथ ये जो बीकर था ये भी तो ठंडा है बर्फ रखने से,
तो कुछ मात्रा में जो आइस की जो हीट है ये कहाँ काम आ जाती है, इस बीकर के टेम्परेचर को भी चेंज करने के काम में आ जाती है। तो हमने ये जाना कि यहाँ पर ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, ये काम आ रही है इन आइस पार्टिकल्स को दूर दूर करने में, प्लस इनको वाटर में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। अब जब तक पूरी आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इस पूरे एपरेटस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जैसे ये पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि गर्म करने से इस आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होगा। अब वो जो एनर्जी थी, छुपी हुई एनर्जी थी, यानी कि हमने हीट एनर्जी दी लेकिन तो भी वो इस एपरेटस में हमें कहीं दिखाई नहीं दी, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा। और क्या हुआ कि बर्फ मेल्ट होकर क्या बन गई, बर्फ मेल्ट होकर बन गई पानी। तो वो टेम्परेचर जिस पर बर्फ मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इस प्रयोग से हम दो चीजें सीख रहे हैं। पहली चीज हम सीख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक, इसको हिंदी में कहते हैं गलनांक। इसको डिफाइन कैसे करें, तो द टेम्परेचर at which a solid converts into liquid is called melting point। क्लियर, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। ये तो हमने सीखा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बाद तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो तो टूटने लग जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, यानी कि बाउंड्रीज जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है एनर्जी देने से। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ, यानी कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना आपको टेम्परेचर चाहिए वो कितना क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर आपको चाहिए वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, या हम यहाँ लिख सकते हैं आइस इनटू वाटर, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस तरीके से हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब जैसे वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर कि ये जम जाता है, ये बॉईल होता है किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो टेम्परेचर है ये है सेल्सियस में। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हो केल्विन में, ये आपसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो बता रही हूँ मैं, तो देखिए केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके अंदर कितने प्लस करने पड़ेंगे, 273। अब 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 ये और है ना, इसमें 0 डिग्री में आप ये प्लस करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम हमारी सहूलियत के लिए इसको हटा देते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा, 273 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। मान लीजिए कि कोई पूछता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, तो आप कैसे लिखेंगे कि हमें ये पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम 273 से प्लस कर देते हैं। और इसी तरह केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से क्या लेस कर देते हैं, इसमें से आप लेस कर देते हैं 273। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि लिक्विड्स जो हैं उनको
सॉलिड जो है उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए गर्म करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, उनको वेपर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट के साथ हमें बॉइलिंग पॉइंट, तो वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई लिक्विड बॉईल करने लग जाता है, दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, और जिसको कहते हैं हम हिंदी में क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लिखें, द टेम्परेचर एट विच a liquid starts converting into vapor, यानी वो तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है, वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि आइस है, ठीक है, आइस से आप बना रहे हैं वाटर, और वाटर से आपको क्या मिल रही है, स्टीम। यहाँ आपको गर्म करना पड़ रहा है और यहाँ भी आपको गर्म करना पड़ रहा है, लेकिन इस स्टीम को अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और वाटर को जब आप ठंडा कर रहे हैं तो ये आइस में कन्वर्ट हो रही है। तो आज हमने ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, साथ ही साथ हमने पढ़ लिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मेन प्रॉपर्टीज विद डायग्राम विद एग्जांपल्स। तो अब तक वाली क्लास में से हमारे लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन, इसको आपको अच्छे से याद करना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से याद करना है, प्लस सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये पढ़ना है। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे और आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, सब्लिमेशन वगैरह जो टॉपिक इस चैप्टर में हमारे बाकी रहे उनको पढ़ेंगे। तब तक इनको आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से तैयार कर लें ताकि एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।